हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑक्सिलरी टॉक। और एक नए एपिसोड में जहां हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे वेल्दी स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में। और मैं हूं रंजीत कुमार एंड वेलकम यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम कहते हैं कोई भी स्टेट जो है वो अमीर और वेल्दीएस्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी के बारे में बात करते हैं, जो कि मेज़र करता है उसकी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उस नेशन में या उस स्टेट में प्रोड्यूस हुए हैं। और वो जीडीपी डिवाइडेड बाय वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड करके जो हमें मिलता है, तो वो नंबर जो है वहाँ की पर कैपिटा इनकम कहलाती है। तो जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा होती है उसे हम वेल्दीएस्ट स्टेट मानते हैं। लेकिन अगर कुछ कंट्रीज़ देखा जाए, जैसे भूटान है, उन्होंने हैप्पीनेस को एक एलिमेंट अडॉप्ट किया है कि हमारा ये क्राइटेरिया है, हैप्पीनेस का हमारा क्राइटेरिया है कि हम इसे मेज़र करेंगे कि हम कितने हेल्दीएस्ट हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग सा लगता है, लेकिन देखा जाए तो हर एक इंसान का जो अल्टीमेट गोल है वो जो है वो खुश रहना ही है। मतलब उनकी प्रजा जो है या भी जो सिटीजन्स हैं वो अल्टीमेटली खुश रहें अपने काम से, या फिर जो भी चीज़ जो भी वो व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन अगर हैप्पीनेस ये क्राइटेरिया देखा जाए तो इसमें कुछ फ्लॉज भी है इस मेथड में। जैसे कि जो हैप्पीनेस है वो क्वांटिटी टर्म में उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाए, और कैसे इनको बताया जाए कि हाँ भाई, इतना तुम 4% खुश हो, तुम 5% खुश हो, तो इसलिए जो है जीडीपी जो मेथड है वो काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल है, और काफ़ी वाइडली अडॉप्टेड है ये मेथड। और ऑल्सो हैप्पीनेस जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी को ज़्यादा पैसे आए तब खुशी मिलती है, या फिर ज़्यादा मतलब ये कुछ कोई ऐसी चीज़ें जो है ड्रीम चीज़ें हैं वो अचीव कर ली तब खुशी होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो ये बहुत ही हार्ड होता है कैलकुलेट करना कि भाई हाँ, कौन ज़्यादा खुश है और नहीं है। इंडिया जो है कन्वेंशनल मेथड फॉलो करता है, जो हम वेल्थ गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हुआ है पूरे कंट्री में, देन हम उसके वो बेसिस हम अपनाते हैं अपने यहाँ पे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेल्दी स्टेट, हमारे इंडिया के अंदर जो वेल्दी स्टेट है उसमें वो कौन है, और उन्होंने क्या पॉलिसियाँ अपनाई हैं ताकि वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक लाइन शेयर करना चाहूँगा आपसे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये लाइन मैंने वेल्थ ऑफ नेशन, और ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई किताब थी। नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। अगर किसी भी सोसाइटी में अगर बहुत बड़ा तबका जो है उस सोसाइटी का, अगर लोग वहाँ पे पुअर और दयनीय कंडीशन में रह रहे हैं, तो वो सोसाइटी कभी भी खुश और प्रॉस्पर नहीं रह सकती। अच्छा, हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने 7 जनवरी 2020 को एक रिपोर्ट जारी की, और उसमें गोवा को सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम घोषित किया और बताया, और बिहार उसमें सबसे लोवेस्ट था इस पायदान पे। तो पर कैपिटा इनकम गोवा का जो है वो लगभग 4,67,988 के आसपास पर पर्सन उनकी इनकम ऑन एन एवरेज इनकम बताई गई, जो कि पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। तो अगर अगर इसका एक और अनुमान लगाया जाए तो पर कैपिटा इनकम गोवा का जो है वो 3 टाइम्स मोर देन इंडिया एवरेज है। कैन यू इमेजिन, मतलब जो पूरे इंडिया की जो एवरेज है पर कैपिटा, उससे 3 गुना ज़्यादा है ना। और ये 7 टाइम्स मोर है, जो बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है उससे 7 टाइम्स बहुत ज़्यादा है।
तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बिहार दूसरे स्टेट्स के मुकाबले गोवा कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। सो थोड़ा गोवा के बारे में जानते हैं। ये मैप में हम देखें, गोवा इस जगह पे लोकेट करता है, थोड़ा ये वेस्टर्न कोस्ट पे। तो गोवा जो है 25वां राज्य है इंडिया में, और इसका जो कैपिटल है वो पांजी है। इसका जो क्षेत्रफल है टोटल वो 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। गोवा बेसिकली ये पहले पुर्तगीज़ के अंडर में था। 1961 में ये फ्री हुआ पुर्तगीज़ से। इसका जो लोकेशन है अगर देखा जाए चारों तरफ, तो वेस्ट कोस्ट, जो इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे ये लोकेट करता है। ये देखिए यहाँ पे। एंड ये जो बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र, कर्नाटका और अरेबियन सी जो वेस्ट में है उससे ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इसकी पॉपुलेशन से 1.817 मिलियन, अप्रोक्स 18,17,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। अगर देखा जाए ये आगे बढ़ते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार जो सेक्स रेशियो है गोवा में वो 973 फीमेल पर 1000 मेल पे थी, और जो कि बहुत ही अच्छा है। जो नेशनल रेट है जो कि 940 फीमेल ही पर 1000 मेल्स के ऊपर है, तो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर गोवा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे सेक्स रेशियो मेंटेन करने में। गोवा में वहीं देखा जाए तो फीमेल जो है 1003 फीमेल है पर 1000 मेल के साथ। तो यहाँ पे गोवा, रूरल गोवा, जो कि वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो हम ये मतलब कह सकते हैं कि वहाँ की जो बेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो भी मतलब वहाँ पे जो कानून या कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो बहुत ही अच्छा है। उनके रूट उनके रूरल में है, जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट का में हेल्पफुल होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं गोवा जो है वो टूरिस्ट पैराडाइज है, और यहाँ पे टूरिस्ट साल भर टूरिस्ट आते हैं, और सबसे छोटा राज्य है एरिया के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से चौथे नंबर पे है। कई बार कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटा राज्य है इसलिए पर कैपिटा इनकम हाई हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए वो ये चैलेंजिंग है। बहुत बड़ा एरिया तो इनके पास बहुत कम है, ये बहुत ही छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से ये सबसे छोटा नहीं है, ये 4th नंबर पे है सबसे छोटा में। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और बाकी पर किलोमीटर स्क्वायर लोग ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और पॉपुलेशन लो नहीं है उसके मुकाबले, तो चैलेंजेस ज़्यादा है। तो इन्होंने अपने चैलेंजेस पे काम किया और कुछ बेहतर परफॉर्मेंस किया है, ताकि ये अचीवमेंट इनको मिली है कि भाई इंडिया का जो वेल्दीएस्ट स्टेट कहलाने का, तो वो इनके काम की वजह से हुई है, ना कि कोई कि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट स्टेट की वजह से, ऐसा कुछ उतना नहीं है। और यहाँ जो इस स्टेट ने जो ग्रोथ रेट हासिल की है वो 9.82% के आसपास है। देखा जाए तो इनके जो जीडीपी है गोवा की, जो प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो 7.11% के आसपास रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर का जो सबसे ज़्यादा 60.54% के आसपास इनका शेयर रहा है इनके जीडीपी में, और टेरिटरी सेक्टर जो है उसका 32.32%। मतलब गोवा ने इन दो सेक्टर पे सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा फोकस किया है, जिससे इनको ये सफलता मिली है। अगर गोवा की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 394% पर किलोमीटर स्क्वायर पे रह रहे हैं, जो कि बहुत ही हाई है। जैसा हमने अभी बात किया कि एरिया छोटा होने की वजह के साथ साथ ये इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। बाकी अब नेशनल डेंसिटी की बात करें तो 382% पर किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन गोवा की 394 है। तो यहाँ पे चैलेंजेस रहे हैं लोगों के पास, और यहाँ प्रशासन के पास चैलेंजेस रहे हैं।
जिसको इन्होंने ओवरकम किया है। तो अगर एक चीज़ और बात करें, लिटरेसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री या स्टेट के ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है 88.70% के आसपास लोग जो हैं यहाँ पे शिक्षित हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लोग समझते हैं। तो हमने ये बात की थी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना रहा, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर का। तो थोड़ा जान लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर होते क्या हैं। ये प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो कि इनको बेसिकली रेड कॉलर से डिनोट किया जाता है। इनका मेन काम होता है, फील्ड का काम होता है, जैसे हंटिंग करना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, है ना। ये जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इनको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जो हमारे किसान भाई लोग हैं, ये लोग जो काम करते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। ये ब्लू कॉलर जॉब एक तरह से कहते हैं, कॉलर जॉब से डिनोट करते हैं कई लोग, ये प्रचलन रहा है पूरे विश्व में। तो सेकेंडरी सेक्टर को ब्लू कॉलर से डिनोट करते हैं, एंड देन ये बेसिकली जो प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये सब से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब थर्ड है टेरिटरी सेक्टर, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज वगैरह जो काम होते हैं, ये टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। ओके, सो गोवा में जो ये बहुत ज़्यादा, ये जो पर कैपिटा इनकम इनकी हाईएस्ट हुई है, इतना एफिशिएंसी ग्रोथ इन्होंने हासिल किया है, इसके पीछे कई कारण थे। जो की सेक्टर जो थे, इन्होंने स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, इनको काफ़ी एक लेवल तक लेके आए, और इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे या फिर जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आते थे, उनको सॉल्व करने के लिए कई एजेंसियां बनाई हैं। ये एजेंसियां हैं जैसे गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, गोवा हैंडीक्राफ्ट रूरल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, गोवा हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन है, इन्फोटेक कॉरपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड। तो ये एजेंसियां बनाई गई हैं कि इनको स्पेसिफिक कार्य दिए गए कि आप अपने क्षेत्र में ये कार्य करेंगे एफिशिएंटली। जैसे कि गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इनका काम था कि स्टैब्लिश करना जिसको और असिस्ट करना कि जल्दी और फास्ट तरीके से जो है लैंड एक्वायर हो सके, जिनको इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल एरिया या जिनको भी ज़रूरत होती है। उन्होंने कुछ 20 डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरिया डेजिग्नेट किए थे, तो वहाँ पे इनको स्पीडी प्रोक्योरमेंट में मदद मिले। तो ये एजेंसियों को स्पेसिफिक काम दिए गए। जैसे की सेक्टर्स इनके थे, जैसे माइनिंग है, गोवा माइनिंग के लिए सबसे काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब इन्होंने गोवा गवर्नमेंट ने बताया कि हम माइनिंग अब थोड़ा कम करेंगे और बाकी दूसरे सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये उनकी पॉलिसी में था। माइनिंग है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इनके की सेक्टर्स हैं, फिशरीज़ वगैरह, यहाँ पे फिशरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक जो एजेंसी है वो उनके लिए कार्य कर रही थी। और गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो इनकी जो पॉलिसियाँ बनती है गवर्नमेंट की, तो उसमें जैसे गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में आई थी, तो ये बहुत अहम रोल अदा किया गोवा के विकास के लिए। तो जो कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, ये इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो गोवा को एक हब बनाना था स्टार्टअप वैल्यूज़ के लिए। एंड जो एंटरप्रेन्योर टैलेंट है, जैसे स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर, तो वहाँ पे उन लोगों को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना गोवा के अंदर, ताकि वो यहाँ पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वहाँ पे गोवा के जो लोकल्स होते हैं, तो उनके स्टार्टअप्स के लिए उनको असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कराना, है ना। और उन्होंने एक लक्ष्य रखा था, 100 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो हैं अगले 5 साल में दें, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा था। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी, ताकि इनके जो इकोनॉमी और डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए।
तो ये सेट टारगेट जो है ये एजेंसियाँ थी उनको अलॉट किए गए, एंड देन अलग अलग काम हैं जो उनके पास आते हैं उनके और उनको कितने दिन में अलॉट उसको फाइल को मतलब ये है अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, जो भी है डिसीजन उस पर दे दें। तो ये इन्होंने सेट ऑफ डेज स्टार्ट। परमिशन ऑफ लैंड यूज़ चाहिए, लैंड यूज़ के लिए तो देन सेम एजेंसी है, 8 से 15 दिन के लिए आपको होता है। और इन्वायरमेंटल अप्रूवल चाहिए होते हैं हर जगह। तो ये साइट इन्वायरमेंटल जो जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल है, तो गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो इसको देखता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। 60 दिन के अंदर जो है आपको ये मिल जाता है कि भाई डिसीजन की आपने अप्रूवल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या खामियां रही है या फिर क्या इम्प्रूवमेंट करेक्शन करनी चाहिए। सो ये इतना टाइम इन्होंने सेट किया हुआ है चीज़ों के लिए। जैसे कई लोगों को होता है जैसे रजिस्ट्रेशन, जो स्टेट सेल्स टैक्स या तो जीएसटी वगैरह है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिक्कत होती है, तो इन्होंने जैसे सैंक्शन ऑफ पावर है ना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखती है। तो इस तरह से इन्होंने कोऑर्डिनेशन इन्होंने अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये था आज का डिस्कशन वेल्थिएस्ट स्टेट के ऊपर। हाउ सो मच, रियली अप्रिशिएटेड।